नमस्कार दोस्तों, चैन गट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे हाल ही में पिछले हफ्तों जो एक वैश्विक घटना हुई थी जिसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा था, पूरे विश्व में हाहाकार मच गई थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, चैन गट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको हाल ही में आपके लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसमें है न्यूज इन शॉर्ट। उस प्रोग्राम के तहत आपको हम महत्वपूर्ण समसामयिक विषयों के बारे में जानकारी देंगे और हम चाहेंगे कि आप उसका लाभ ले सकें। दोस्तों, सबसे पहले चर्चा कर दूं कि ये जो चैनल है चैन गट चैनल, इसका जो ध्येय वाक्य है चयन तक चैन नहीं। तो दोस्तों, अगर जो भी इसमें जुड़े हुए हैं, जो नए व्यक्ति आज से जुड़ रहे हैं, उससे मेरा रिक्वेस्ट है कि कृपया करके पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बटन दबा दें ताकि जो भी वीडियोज इस चैनल पर आई आपको सबसे पहले प्राप्त हो और आप उसका लाभ ले सकें। तो दोस्तों, बिना समय व्यतीत किए हम बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण खबर के बारे में। ये देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक है वो है स्वेज नहर के बारे में। यहाँ पर टॉपिक है कि स्वेज नहर में एक हाल में ही एक जहाज जो है फंस गया था, उसका नाम था एवरग्रीन जहाज। इसको बाहर निकाल लिया गया है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए रह गया है कि इसके कारण पिछले कुछ हफ्तों से पूरे विश्व में एक तरह से खलबली मची हुई थी कि आखिर ये जो एक बहुत ही व्यस्त बंदरगाह है, व्यस्त मार्ग है, जिससे विश्व का लगभग कितना प्रतिशत व्यापार होता है, इसकी क्षति हो रही थी। इसलिए इसका खुल जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये जो खुल गई इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि इसलिए है कि हाल ही में इसके द्वारा बहुत सारे कार्य बाधित हो रहे थे। तो ये खुल गया, इसको बाहर निकाल गया, इसका हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ देखिए स्वेज नहर का फोटो है, ये जहाज है जिसका नाम है एवरग्रीन। इसके बारे में हम धीरे धीरे संक्षेप में हम चर्चा करते चले जाएंगे और आप इससे जुड़े रहें इस चैनल पे हमारे साथ। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप क्वेरी कर सकते हैं। ये देखिए सर, मामला क्या है। सबसे पहले मामला की बात करते हैं कि ताइवान की एवरग्रीन, ताइवान एक जगह है, आप जानते हैं ताइवान जो है चाइना का पड़ोसी राष्ट्र है, कि एवरग्रीन नामक मालवाहक जहाज चीन का सामान लेकर नीदरलैंड जा रहा था, लेकिन स्वेज नहर में फंसने के कारण यातायात बाधित हो गया। अब मैं बता रहा हूं कि मालवाहक जहाज से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले ये जो है व्यापारिक मार्ग में मालवाहक जहाज में क्या होता है कि आयात और निर्यात का सामान जो होता है उस पोत पर लदा होता है और दूसरे के देश में उसको पहुंचाया जाता था। और ये जो मार्ग है, इस मार्ग में ये अचानक इतना बड़ा जहाज जो है फंस गया। इसके कारण क्या हुआ कि ये बाधित हो गया था। यह जहाज 400 मीटर लंबे 20,000 कंटेनरों के साथ, इसका वजन लगभग 18 करोड़ किलोग्राम और 10 मंजिला भवन से ज्यादा ऊंचा था। सोचिए, ये देखने में ही इतना विशाल एक मालवाहक है, तो ये फंसने के कारण क्या हुआ था कि वो मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गई थी, जिसके कारण हमारे पूरे विश्व में एक प्रकार से देखें तो विश्व के देशों में आर्थिक क्षति हुई, क्योंकि ये जहाज लगभग एक सप्ताह तक बाधित रहा था और इस मार्ग से होने वाले सारे व्यापारिक जो क्रियाविधि थी वो लगभग बंद रही थी। इसलिए ये एक बहुत बड़ा विषय था। ये देखिए, मैं मैप में दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये मेडिटेरियन सी है, इसको भूमध्य सागर बोलते हैं। ये हमारा जो क्षेत्र है ये स्वेज नहर है, ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है, आप जानते थे और जानते भी हैं। और ये देखिए, ये जो है ये स्वेज नहर के पूर्वी यहाँ दो पोर्ट है, पोर्ट सईद और पोर्ट सैफ। ये देखिए, पूर्वी भाग में ये है पोर्ट जो है स्वेज है और ये पश्चिम भाग में ये है। तो इसके बारे में हम चर्चा, यहाँ देखिए कि स्वेज नहर जो है मिस्र में है। यहाँ पर ये मिस्र है, यहाँ देखिए इसके आसपास देशों की हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है अलेक्जेंड्रिया है, ये कैरो मिस्र की राजधानी है। ये यहाँ लाल सागर, यहाँ जो इजराइल देश है। इस प्रकार ये इसका लोकेशन, भौगोलिक लोकेशन ये है। और इसी क्षेत्र में ये एक नहर जो है, ये नहर जो है यहाँ से जिब्राल्टर जल संधि आप जानते होंगे, भूमध्य सागर की कुंजी है, वहां से जो जहाज आती थी, इसके कारण ही पूरे देश में, अन्य देशों में इसका ये होता था। लेकिन इस जहाज के कारण लगभग ये क्रियाविधि बंद हो गई थी, जो एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आई थी। तो इसी का निदान हुआ है। मामला क्या है, अब हम मामला के बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर इसका क्या मामला है। ये देखिए दोस्तों, इसका मामला क्या है। मामला ये है कि स्वेज नहर प्राधिकरण के मुताबिक इसके फंसने के कारण तेज हवाओं के चलते दृश्यता कम हुई, मतलब विजिबिलिटी कम हुई थी। इस नहर से प्रतिदिन 9 अरब डॉलर, ये याद रखना है, 9 अरब डॉलर का कारोबार होता है। परंतु जहाज फंसने से वैश्विक परिवहन एवं व्यापार पर बेहद बुरा असर पड़ा। आप सोच सकते हैं कि 9 अरब डॉलर प्रतिदिन इनकम होता था, ये कारोबार यहाँ पर हो रही है, लेकिन अगर वो जहाज फंस जाए तो स्थिति क्या हो सकती है। करीब 6 दिनों तक रेत में फंसे रहने के बाद विशेष नौकाओं द्वारा, इसको प्रयोग आने वाली शक्तिशाली जो नौका होती है जो जहाज को खींचती है, उसके द्वारा ऊंची लहरों की मदद से एवरग्रीन नामक मालवाहक जहाज को बाहर निकाल लिया गया। ये देखिए, ये इतनी ज़्यादा गाद में फंसी हुई थी, इस तरह इसका ये था कि इसको निकालना बहुत जरूरी हो गया था और लगभग 6 दिन का अथक प्रयास किया गया, तब जाके हम जहाज पर हम कंट्रोल कर पाए और जहाज को हम बाहर निकल पाए और तब जाके यहाँ पर आर्थिक क्रियाकलाप फिर से शुरू हो पाई। ये थोड़ा स्वेज नहर के इतिहास के बारे में जान जाते हैं आप। तो इतना मैं आशा करता हूँ कि आप जरूर मैपिंग से परिचित होंगे। यहाँ देखिए स्वेज नहर का ये एवरग्रीन जहाज है। इस जहाज को यहाँ देखिए, इस जहाज का ये फिगर है, इसको आप देख लें। यहाँ देखिए स्वेज नहर का इतिहास क्या है। स्वेज नहर विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है।
इस मार्ग द्वारा विश्व का लगभग 12% व्यापार होता है। आप सोचिए, विश्व का लगभग 12% व्यापार होना कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। तथा 30% वैश्विक कंटेनर जहाज का प्रत्येक दिन आवागमन होता है। स्वेज नहर रणनीतिक रूप से इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाएगा। उसके बाद देखिए, स्वेज नहर पश्चिम में भूमध्य सागर को पूरब में लाल सागर से जोड़ती है। यह नहर फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड द लेपेस के सहयोग से 1869 में तैयार हुई थी। इसका इतिहास है कि इस नहर को बनाने में जो इंजीनियर थे वो फ्रांसीसी थे। इनका नाम था फर्डिनेंड द लेपेस। इसको आप याद रखेंगे वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। इस नहर के पश्चिम में भूमध्य सागर की ओर पोर्ट सईद पतन तथा पूरब में लाल सागर की ओर पोर्ट सईद पतन स्थित है। दो पोर्ट है, पश्चिम भूमध्य सागर की ओर पोर्ट सईद है और पूरब में लाल सागर की ओर पोर्ट स्वेज है। मध्य भाग में पोर्ट फैद, पोर्ट तौफीक और इस्माइलिया प्रमुख पतन है। यह नहर ग्रेट बीटर झील, लिटिल झील तथा टिमसा झीलों से होकर गुजरती है। सोचिए कि तीन झीलों में विस्तृत फैली हुई है, तो कितना बड़ा नहर होगा। 1956 में ईस्वी में मिस्र की सरकार, खासकर कर्नल नासिर उस वक्त थे, के द्वारा इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण का अर्थ है कि इसको सभी देशों के लिए खोल दिया गया था। इस पर कंट्रोल ब्रिटेन और फ्रांसीसी जो इसकी मदद से इसको बनाया गया था, वो चाहते थे कि इस पर हमारा कंट्रोल रहे, लेकिन वो नहीं हो पाया था। इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। फिर अब स्वेज नहर का इतिहास ये है, इसमें बारे में थोड़ा और जानिए। इस नहर के निर्माण से क्या हुआ, ये आप जानते होंगे कि ये जो नहर का जो रणनीतिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति इसका बहुत रणनीतिक रूप से है। वैसे जगह बसा हुआ है जो एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, इस सब देशों को ये जोड़ रहा है, तो व्यापारिक मार्ग के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस नहर के निर्माण से यूरोप के देशों तथा दूसरी ओर अफ्रीका के पूर्वी देशों जो कि स्वेज नहर से सटे हुए हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया और सुदूर पूर्व के बीच मार्ग छोटा हो गया, जिससे दूरी, समय तथा व्यय में आश्चर्यजनक कमी हुई। जब तक वो नहर नहीं बना हुआ था तब तक हमें घूम के बहुत दूर से जाना पड़ता था। इसमें ज़्यादा संसाधन भी लगते थे, उसमें खपत ऊर्जा की ज़्यादा होती थी और लाभ कम हो जाता था। लेकिन ये जब बन के तैयार हुआ तो एक शॉर्ट मार्ग मिल गया और उतनी एशिया यूरोप की दूरी लगभग कम हो गई। इसका फायदा सभी देशों को हुआ। पहले जहाज़ों को आशा अंतरिक्ष मार्ग, आप देखेंगे दक्षिण अफ्रीका का जो जगह है वो केप, जो आशा अंतरिक्ष हम उसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, से अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर जाना पड़ता था। सोचिए कि ये जो मान लीजिए कि अफ्रीका यहाँ पे है और यहाँ पर स्वेज नहर मान के मैं चलता हूँ यहाँ पर है, तो पहले जहाज़ ऐसे आके केप ऑफ गुड होप से होकर फिर ऐसे चक्कर लगाते हुए जाती थी। लेकिन इतनी दूरी को ये आसानी से इनको स्वेज नहर ने, जब स्वेज नहर का निर्माण हुआ तो ये दूरी कम हो गई। उसके बाद अब हम तुलना करते हैं स्वेज नहर मार्ग से लंदन और मुंबई के बीच की दूरी 9600 किलोमीटर कम हुई। अब देखिए कि 9600 किलोमीटर कम दूरी नहीं है। अगर 9600 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय करनी होती तो उसमें ऊर्जा भी ज़्यादा लगता, समय भी ज़्यादा लगता, और इसके कारण क्या होता था कि आर्थिक रूप से मतलब समय भी ज़्यादा लग रहा है, ऊर्जा भी ज़्यादा लग रही है, तो हमारे संसाधन ज़्यादा खर्च होते थे और वो सामान जो था थोड़ा महंगा बिकता होगा। जाहिर सी बात है कि उसमें जो चार्ज लगेगा उसके अनुसार उसका लाभ कम हो जाता था। लेकिन इसके बनने के बाद क्या हुआ, ये सब इसका फायदा हुआ था। अब स्वेज नहर के ब्लॉक होने से भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा, यहाँ थोड़ा ध्यान देना है। ये गलती से यहाँ हो गया, यहाँ होने है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। होने से क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत का स्वेज नहर के रास्ते से यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के साथ सालाना 200 अरब डॉलर का व्यापार होता है। भारत तेल आयातक देशों में एक बड़ा देश है, क्योंकि भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी तरह से हमें आयात करके उसको पूरी करनी पड़ती है। भारत में इस रास्ते प्रत्येक दिन लगभग 5 लाख बैरल तेल का आयात होता है। सोचिए कि 6 दिन तक अगर डिस्टर्ब रहा हो तो भारत में तेल के दाम भी बढ़े होंगे, तेल की खपत जो है तो रुकेगी नहीं। इसलिए इसको भारत को इसका संसाधन, भारत को आर्थिक क्षति जरूर पहुंची है। ऐसे भारत इस संकट से उबरने में आशा अंतरिक्ष मार्ग का सहारा ले सकता था, लेकिन मार्ग लंबा होने के कारण अत्यधिक खर्चीला भी होता। इसलिए मैंने आपको चर्चा की कि ये भारत को इस पर क्या होता है, ज़्यादा खर्च करने पड़ जाते। इसके कारण क्या होता कि भारत को उसके तेल के दामों में ये बढ़ाना पड़ता, मूल्य बढ़ाना पड़ता, जिसका कहीं ना कहीं असर सामान्य जन पर ही पड़ता और भारत के आर्थिक दृष्टिकोण से ही भारत को क्षति होती। अब देखिए स्वेज नहर ब्लॉक होने से भारत पर प्रभाव क्या पड़ने वाला है। यहाँ देखिए, यहाँ गलती से फिर हानि लिखा हुआ है, इसको आप यह होने समझे, होने पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। भारत को भविष्य में स्वेज नहर के ब्लॉक होने पर वैकल्पिक मार्ग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन के लिए था इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर विशेष जोर देना होगा। अगर ऐसा हो जाए तो यह भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिए जहाज, रेल और सड़क मार्ग का 7200 किलोमीटर लंबा बहुमोड नेटवर्क है। इसका उद्देश्य मुंबई, मॉस्को, तेहरान, बाकू बंदर या बाश,
अशखाबाद बंदर या अंजाली आदि के मध्य व्यापार संपर्क का बढ़ाना है। तो ये देखिए कि भविष्य की बात है, भविष्य में अगर ऐसा होगा तो इसका ये फायदा होगा, लेकिन अभी हम बात करते हैं कि वैकल्पिक मार्ग जब बनेगी तब की बात तब देखी जाएगी, अभी तत्काल इसका असर इस पर ये पड़ने वाला था। अब इससे संबंधित क्वेश्चन अब मैं आपको एक ये भी बता दूं कि सुएज नहर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व का लगभग इतना व्यापार उस मार्ग से होता है जो अगर उसमें थोड़ा भी डिस्टर्बेंस आ जाए तो आर्थिक क्षति लगभग आयातक को भी निर्यातक को भी उठाना पड़ेगा। इसके कारण कॉस्ट बढ़ जाएगी सामग्री की, जो भी सामग्री है, और उसका असर कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा पड़ेगा। तो इसलिए इसका हट जाना विश्व में सुकून दे गया है और बहुत ही ज़्यादा ये कष्टकारी था, लेकिन इसको किसी भी तरह 6 दिनों के अथक प्रयास के बाद इस पर काबू पा लिया गया। यह एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है वैश्विक स्तर पर। अब इससे संबंधित प्रश्न है जो आपके लिए है वो आप जरूर करना चाहेंगे, आप करिए। ये क्वेश्चन है, सुएज नहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको प्रश्न दिए गए हैं उसको विचार करना है। आपके ऑप्शन 1 में यह है, यह पूर्व में भूमध्य सागर को पश्चिम में लाल से जोड़ती है, इसको ध्यान देना है, आपको लोकेशन मैंने भी बताया है। फिर इस नहर के पश्चिमी छोर पर पोर्ट सईद पतन तथा पूर्वी छोर पर पोर्ट सुएज पतन स्थित है। अब इसमें से कौन से कथन, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। अब थोड़ा सा आपको 2 मिनट का, मैं 2 मिनट भी नहीं 10 सेकेंड का समय देता हूं, आप इसको थोड़ा करें और मुझे बताएं। तब तक अब आपके जो 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड मैं आपको दे रहा हूं, 10 सेकेंड में आप करें। मैं आशा करता हूं कि आपने जरूर कर लिया हो। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर देख के हम आपको बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप थोड़ा सा जरूर इस पर कमेंट करें। क्या होगा आंसर, कोई बता सकता है तो जरूर बताने का प्रयास कर। देखिए इसका आंसर जो है बी होगा। बी का अर्थ है कि आपको अभी मैंने बताया कि इसमें केवल 2 सत्य है कि इस नहर के पश्चिमी छोर पर पोर्ट सईद और पूर्वी छोर पर पोर्ट सुएज पतन स्थित है। यह पूर्व में भूमध्य सागर को पश्चिम में लाल सागर से जोड़ती है, पूरा उल्टा कर दिया गया है। ये पश्चिम में भूमध्य सागर को पूर्व में लाल सागर से जोड़ती है। आप इसमें ये उल्टा लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि आपको मैंने बताया था मैपिंग दिखा के कि इस सुएज नहर के बारे में कि इसका लोकेशन कहाँ कहाँ है। आपको एग्जामिनेशन में इसी तरह भ्रम में डालेंगे, उसके लोकेशन को लेकर, उसकी अवस्थिति को लेकर आपको बार बार ये देखिए ये जो है ये कहाँ कहाँ कौन सा सुएज नहर का जो ये मैपिंग है इसको ध्यान में देखिए आप। ये रहा लाल सागर, ये कहाँ पर है, किस साइड में है, ये दक्षिण दिशा में है, और उत्तर दिशा में क्या है, भूमध्य सागर है, और ये सुएज नहर है। तो ये आपको कन्फ्यूजन करके दिया गया था। तो दोस्तों आपने ये आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ और मैं आशा करता हूँ कि आप इसको भली भांति आपने इसको समझ लिया होगा। तो दोस्तों इसी तरह आपको रेगुलर नया टॉपिक जो भी समसामयिक प्रश्न होंगे उस पर संबंधित, इस पर खासकर इस चैनल पर जिसका नाम है चैनगढ़, आपको आते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आपने अगर इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छा लगा कमेंट करके बताएं, लाइक करें, और क्वेश्चन पूछना हो तो क्वेश्चन जरूर पूछे, हम उसका उत्तर जरूर देंगे। साथ ही साथ इस चैनल के जो भी नए आगंतुक है या जो भी नए अभ्यर्थी है उस चैनल को पहले सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दे, ताकि समय समय पर जब भी वीडियो आते रहें तो अन्य भी वीडियोज इस पर आते रहते हैं तो उसका वो लाभ ले पाएंगे। इसी के साथ यह कार्यक्रम खत्म करता हूं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपको एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि दोस्तों।